तो अब देखते हैं RH ब्लड ग्रुप जो कि सबसे पहले एरिसस नामक मंकी में देखा गया था, इस वजह से इसका RH नाम भी पड़ा था। इसको समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं जो आरबीसी होती है, आरबीसी। आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है, दूसरे कलर से बनाते हैं, यहाँ एंटीजन होता है, इस पे भी एंटीजन होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है RH। RH अगर RH प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं RH पॉजिटिव, और आरबीसी के सरफेस पे RH नहीं प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं RH निगेटिव। और RH पॉजिटिव 80% पाया जाता है, जिसमें से RH निगेटिव 20% ही पाया जाता है, मैक्सिमम RH पॉजिटिव पाया जाता है। तो इसमें एक डिजीज होता है, जैसे कि एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको समझते हैं कैसे होता है। जब फादर पॉजिटिव RH पॉजिटिव और मदर RH निगेटिव, तभी ये प्रॉब्लम होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो जाता है, बट सेकेंड प्रेगनेंसी क्या होता है कि RH निगेटिव तो सेफ ही रहेगा, बट RH पॉजिटिव वाला अनसेफ हो जाता है। जो फीटस है RH पॉजिटिव वाला, वो अनसेफ हो जाता है सेकेंड प्रेगनेंसी में। क्यों अनसेफ? अब होता क्या अनसेफ में, जब अनसेफ मतलब कि RH पॉजिटिव जो फीटस में RH पॉजिटिव है, और RH पॉजिटिव के प्रति मदर्स के ब्लड में एंटीबॉडी बन गया है, तो क्या करेगा मदर का एंटीबॉडी ये RH पॉजिटिव को मार देगा। तो होगा क्या कि फीटल आरबीसी डैमेज हो जाएंगी, फीटल आरबीसी जो उसका आरबीसी डैमेज होता जाएगा, तो इनेमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। इनेमिया हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी उसकी आरबीसी का संख्या घटता जाएगा, मरता जाएगा, तो इनेमिया हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन टूटता है तो हिम प्लस ग्लोबिन बढ़ेगा ज्यादा, तो जॉन्डिस हो जाएगा। ये कंडीशन होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस कंडीशन को ही बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। और अगर इसको सेफ चाहते हैं तो एक इंजेक्शन आता है, इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन आता है, कि 2000 का आता है, ये रोगम बोलते हैं इसको। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के 72 आवर के अंदर ही अगर हम उसको दे देते हैं, तो जो मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव के प्रति जो एंटीबॉडी बनना चाहिए तो बनता नहीं है, तो इस वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी सेफ हो जाता है अगर इंजेक्शन दे दिया जाए तो। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स ट्यून का एक्सटर्ना आउटर लेयर जो कि आउटर में होता है, ट्यून का मिडिल में होता है, उसका कट करते तो ऐसे दिखता है। ट्यून का एक्सटर्ना, ट्यून का मीडिया, ट्यून का इंटीमा। अब ये जो होता है आउटर लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, एंड जो मिडिल होता है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, एंड जो इनर स्क्वैमस एंडोथेलियम होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्लड कोगुलेशन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कहीं भी अगर कट हो जाता है तो ब्लड कंटिन्यूअस बहना चाहिए, बट बहता नहीं, क्लॉट हो जाता है। एक कैसे होता है, जैसे कि जब कहीं भी कट होता है तो जब ब्लड बहना शुरू होता है, तो ब्लड में क्या होता है कि उसमें एक एंजाइम प्लाज्मा में एक एंजाइम पाया जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज पाया जाता है। फिर इस पे कैल्शियम एक्ट करता है, कैल्शियम प्लस आयन एक्ट करके इसको एक्टिव कर देता है। कैल्शियम जब आता है तो थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हो जाता है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव होता है, इसको प्रोथ्रोम्बिन में बदल देगा, एक्टिव कर देगा। थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम जुड़ा एक्टिव हो गया। ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव था, उसको ये एंजाइम ने प्रोथ्रोम्बिन में बदल दिया, जो कि एक्टिव में बदल गया। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रोनोजन है उसको फाइब्रिन में बदल देगा। ये फाइब्रोनोजन जो इनएक्टिव में होता है, इसको भी ये फाइब्रिन एक्टिव हो जाता है। तो फाइब्रोनोजन सोलुबल प्रोटीन होता है, और सोलुबल प्रोटीन होता है, और ये फाइब्रिन इनसोलुबल प्रोटीन होता है। इसको हम समझते हैं
जैसे फाइब्रिन का ऐसे फाइब्रिन का नेटवर्क बनाएगा, ऐसे फाइब्रिन का नेटवर्क बना लेगा। फाइब्रिन जो है अब ये ऐसे नेटवर्क बना लेगा जिसमें से जो फार्म एलिमेंट आएंगे, जैसे वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, ऐसे ट्रैप हो जाएंगे इधर, उस ट्रैप मतलब रुक जाएंगे। तो फार्म एलिमेंट हमारा डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेट सब भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। तो इसको ही ट्रैप हो जाता है, इसको ही बोलते हैं क्लॉट हो गया, क्लॉट। इस क्लॉट को बोलते हैं स्कम भी बोल देते हैं, इस क्लॉट को स्कम भी बोल देते हैं, स्कम भी बोलते हैं। ये फाइब्रिन का नेटवर्क बनता है, फाइब्रिन नेटवर्क। जब फाइब्रिन नेटवर्क बनता है तो जाली सा बना लेता है, जो भी फार्म एलिमेंट आते हैं उसमें फंस जाते हैं, वही ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप आर्थ्रोपोड मोलस्कस मेनली होता है, एनिमल किंगडम में तो पढ़ेंगे। और क्लोज टाइप एनिलीडा से ही सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है, क्लोज। इस वजह से एनिलीडा में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया। कॉर्डेटम सब आ जाते हैं, हम लोग भी आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड तो हम लोग डिस्कस कर लिया, ब्लड वेसल्स भी डिस्कस कर लिया। अब हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं हार्ट जो कि मेजोडर्मल डिराइव्ड होता है, मेजोडर्मली। अब ये जो ऊपर का होगा इसको बोलते हैं अपर, जो होता है वो स्मॉल होता है, इसको बोलते हैं आर्ट्रिया। एंड जो लोअर होता है वो लार्ज होता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ये राइट साइड है तो राइट आर्टिकल, ये लेफ्ट है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चार पार्ट हो गए। 4 चैम्बर होते हैं, अपर स्मॉलर 2 आर्टरिया, लोअर लार्जर 2 वेंट्रिकल्स। और ये जो हार्ट है मेसोडर्मली डिराइव्ड एंड डबल लेयर पेरिकार्डियम विथ फ्लूइड। डबल लेयर पेरिकार्डियम ये मेम्ब्रेन होता है जिसमें कि फ्लूइड भी भरा होता है। स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट, हार्ट यहाँ पे होता है तो स्लाइटली थोड़ा सा टिल्ड होता है लेफ्ट साइड में। साइज इसका ऐसे मुट्ठी के समान होता है, क्लेंच फिस्ट। अब थिकनेस इसका देखेंगे, थिकनेस सबसे ज्यादा थिक कौन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल किधर है? लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक होगा। और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक होगा, एंड आर्टरिया, दोनों आर्टरिया आ गया। अब देखते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम, जो कि इसके बीच में होता है। राइट आर्टरियल एंड लेफ्ट आर्टरियल के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। अब इसके बीच में राइट आर्टरियल एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भी में एक सेप्टम होता है जिसे आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। दोनों साइड होता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो सेप्टम मैं बनाया हूं, ये जो दोनों को अलग कर रहा है, ये जो दोनों को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो अलग कर रहा है, इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो कि वो थिक होता है, और ये वाला जो है ये थिन होता है, ये थिक होता है, पता भी चलता है देखने से। अब अब देखते हैं इसमें जो कि एस से नोड है, एस से नोड, ये भी नोड क्या होता है अब देखते हैं। राइट लेफ्ट, ये अपर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया में एक नोड होता है जिसे बोलते हैं एसए नोड। ये क्या करता है? ये इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिथमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट की जो कंट्रैक्टिविटी है, मतलब ये इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? एसए नोड होता है मैक्सिमम। अब देखते हैं कि दूसरा जो है ए बी नोड आता है।
एवी नोड जो है लोअर लोअर लेफ्ट 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 साइड तो है ही, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टरिया, लेफ्ट लोअर साइड ऑफ राइट आर्टरिया। ये भी एक ये भी नोड होता है जो कि ये भी उसमें हेल्प करता है, किसमें, कंट्रैक्टिविटी ऑफ हार्ट में। अब देखते हैं अब बंडल ऑफ हीज देखते हैं। यहां से शुरू होता है बंडल ऑफ हीज, ऐसे बंडल होता है, इसी को बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज बोलते हैं या बंडल ऑफ हीज हो गया। अब यहां से एक कंटिन्यू जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है। इसे ए बी बंडल भी बोलते हैं। और ये जो डिवाइड हो रहा है इसके पुरकुंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। ये यस निकला हुआ है जो कि बंडल ऑफ हीज या ये भी बंडल बोलते हैं। अब ये डिवाइड आगे जाके डिवाइड हो जाता है, ये राइट और लेफ्ट में, इसके पुरकुंजे फाइबर बोलते हैं। ये सब मिलके जो हार्ट की कंट्रैक्टिविटी है उसको कंट्रोल करते हैं सब। अब देखते हैं, अब आई थिंक ये हार्ट का मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल तो नहीं किया क्योंकि वन शॉट है, इस वजह से डिटेल तो नहीं किया, बट जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने डिस्कस किया है। आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कार्डियक साइकिल होता है, कार्डियक साइकिल के बारे में समझते हैं। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के बारे में समझते हैं। कार्डियक साइकिल जो अपना जो हार्ट बीट हम लोग का होता है वो 72 एक मिनट में 72 बार धड़कता, बोलते हैं ना दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता, वो हम लोग का हार्ट बीट होता है। अगर हार्ट बीट 72 टाइम 72 टाइम्स 72 टाइम्स हार्ट बीट बराबर 1 या 60 सेकेंड बोल सकते हैं, 1 मिनट या 60 सेकेंड बोल सकते हैं। 1 मिनट यहाँ लिख सकते हो, 1 मिनट या 60 सेकेंड होते हैं। 72 टाइम्स, एक मिनट में कितने बार, 72 टाइम्स होता है। अगर एक सेकेंड में अगर निकालेंगे, हम एक सेकेंड में निकालेंगे तो 72 अपॉन 60 इक्वल टू 0.8, मतलब एक बार में जो कार्डियक साइकिल का एक वन टाइम में जो समय लगता है वो 0.8 सेकेंड लगता है। और एक मिनट में तो 72 बार धड़कता है, बट एक सेकेंड में कितनी बार धड़कता है, या एक सेकेंड में उसका जो साइकिल पूरा होता है वो 0.8 सेकेंड लगता है। अब इसमें दो चीजें चलती हैं। ये तो पता चला कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड। अब इसमें दो, एक क्या होता है कि कंट्रैक्ट होगा, एक रिलैक्स होगा। अगर यहाँ लिखते हैं सिस्टोल, सिस्टोल होगा, यहाँ डायस्टोल होगा, डायस्टोल होगा। जैसे जो हार्ट है कंट्रैक्ट जब होगा तो उसको बोले हैं सिस्टोल। जब कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाता है। अगर
जब रिलैक्स होगा तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एंड एक कंट्रैक्शन टाइम हो गया। कंट्रैक्शन होगा तो सिस्टोल होगा, रिलैक्स होगा तो डायस्टोल होगा। तो यहाँ लिखते हैं कंट्रैक्शन, यहाँ पे रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब डायस्टोल हो गया एंड सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया। अब इसमें और अगर अंदर जाएंगे तो इसमें भी मिलता है आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल एंड आर्टिकल डिस्टोल एंड आर्ट्रिया डायस्टोल। इसमें भी होता है, इसमें भी समय लगता है, कितना लगता है ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाएंगे, बट इतना समझ गए कि कार्डियक साइकिल जो है, कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन जो है वो 0.8 सेकंड होता है। सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। सिस्टोल में कंट्रैक्शन होता है, जब रिलैक्स होता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। तो अब हम देखेंगे स्टोक वैल्यूम। ये जो हमारा वेंट्रिकल्स जो हेड है, इसका वेंट्रिकल है, जब दोनों दोनों यहाँ लिखा है ईच, एनसीईआरटी में मेंशन है, ईच का भूलना मत। तो ये अगर दोनों ये कंट्रैक्ट होता है तो जो वैल्यूम निकलता है उस 70 ml होता है, उसी को स्टोक वैल्यूम बोलते हैं। अब हार्ट रेट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, जो कि एवरेज 72 होता है। अब कार्डियक आउटपुट देखेंगे। कार्डियक आउटपुट के लिए अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वैल्यूम, हार्ट बीट कितना है मेरा 72 एवरेज माना है, एंड स्ट्रोक वैल्यूम 70, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 के आसपास आएगा ml। अब कार्डियक आउटपुट जो एथलीट्स होते हैं उनका ज्यादा होता है ऑर्डरनिवेंस। अब देखते हैं डबल सर्कुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली समझाऊंगा। जो ये राइट वेंट्रिकल है, ये जो ब्लड पंप करेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा कि CO2 O2 का एक्सचेंज होगा, फिर जो प्योर ब्लड होगा वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही प्योर ब्लड बोलते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। इस जो ये साइकिल चल रहा है इसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जो ये साइकिल यहाँ से शुरू हुआ, राइट वेंट्रिकल से शुरू होके लेफ्ट आर्ट्रियम तक आया, ये जो साइकिल कंप्लीट हुआ इसी को पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो शुद्ध ब्लड जो है वो जाएगा कहाँ, बॉडी पार्ट में जाता है। बॉडी पार्ट में जाता है तो टिश्यू के बीच में जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और फिर ये वेन के थ्रू फिर राइट आर्ट्रियम में चला जाता है, राइट आर्ट्रियम में चला जाता है, फिर एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। इसी को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। अब ये दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो एक इधर एक साइकिल बन रहा है, एक साइकिल इधर बन रहा है, इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब देखते हैं एक एनसीईआरटी में जो कि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जो कि समझ में नहीं आता है एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया है। अब इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। जो हार्ट है हमारा, हार्ट नॉर्मली क्या होता है, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, आर्टरी में गया, टिश्यू में गया, एक्सचेंज हुआ, फिर वेन के थ्रू हार्ट में आ जाता है। इसमें ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है कि हार्ट आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, कैपिलरी में आया, तो जो इंटेस्टाइन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में तीन हार्ट आता है, इंटेस्टाइन जीआईटी आता है, लीवर आता है। तो जो एक कैपिलरी है, कैपिलरी से तो न्यूट्रेंट टिश्यू तक पहुंचे, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था एंड CO2 था वो कैपिलरीज में गया। फिर आफ्टर दैट ये आया, ये फिर लीवर में आएगा, ये जो फ्लूइड है फिर लीवर में आएगा, फिर लीवर में जो न्यूट्रिएंट है वो अपलोड हो जाएगा, एंड CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। और ये जो जिस वेन से निकलता है उसी को हिपैटिक वेन बोलते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम बन जाता है इसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्ट।
ईसीजी मशीन होता है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इसमें डिफरेंस है ग्राफ और ग्राम में। ग्राम जो होता है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट होता है, बट जो ग्राफ होता है वो ईसीजी मशीन को बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में पहले ग्राफ दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पहले मैं ग्राम लिखा हूँ क्योंकि ये लिखना थोड़ा सही लगा मेरे को, इस वजह से मैंने लिखा। अब एनसीईआरटी तो पूरा ही है। तो अब समझते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी 3 लीड होते हैं, जो कि 2 लीड वृष्ट पे लगता है और एक लीड जो होता है वो लेफ्ट साइड एंकल में लगता है, जो कि हार्ट के साइड जो है लेफ्ट लेग उसी में लगता है। और इमरजेंसी केस जब होता है तब इसको लगाकर चेक किया जाता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो PQRST वेव है उसके बारे में अच्छा समझेंगे। पी वेव जो है, पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आप देखते हैं पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो बथ आर्टरिया है, आर्टरिया में बथ, ये दोनों आर्टरियम जब कंट्रैक्ट होता है, जब सिस्टोल होता है तो कंट्रैक्ट होता है, तो ये जब कंट्रैक्ट होता है तो ये पी वेव रिप्रेजेंट करता है। ये पी वेव रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे लिखा एक्साइटेशन ऑफ आर्टरिया एंड डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। और जब दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, सिस्टोल होता है तो दोनों इसे बोल सकते हैं वेंट्रिकम सिस्टोल भी बोलते हैं। तो ये जब सिस्टोल एक दोनों कंट्रैक्ट होगा तो ये वेव बनता है, QRS बनता है। QRS बनता है कब? जब QRS डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जब होता है तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट होता है PQRS। एंड क्यू वेव ये यहाँ देख रहे हैं ग्राफ में भी लग रहा है कि स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है। तो क्यू वेव मार्क द बिगिनिंग, स्टार्ट यहीं से होता है, यानी कि मार्क पता चलता है कि स्टार्ट इसी से होता है। तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल होने वाला है तो ऐसा पता चलता है, ये मार्क करता है क्यू होता है। अब देखते हैं टी वेव जो वेंट्रिकल है जो एक्साइटेड हुआ था, डिपोलराइजेशन होता है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि रीपोलराइजेशन हो जाता है, वो नॉर्मल में आ जाता है। ये टी वेव रिप्रेजेंट करता है। एंड मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, और ये लास्ट में आप देख सकते हैं, लास्ट में है तो ये इससे भी पता चलता है कि ये सिस्टोल खत्म हो गया, यानी कि मार्क कर रहा है कि एंड ऑफ सिस्टोल। अब ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के लिए जो हार्ट पहले तो हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, मायोजेनिक होता है। और न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, न्यूरल सेंटर ब्रेन में न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, यही कोऑर्डिनेट करता है। ये मॉडरेट करता है एनएसएस के द्वारा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथिक सिस्टम तो हर चीज को बढ़ाता है, बट पैरासिम्पैथिक उसको कंट्रोल करता है। जैसे अगर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाएगा तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम उसको कम करता है। और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिक्यूलर कंट्रैक्शन को भी ये बढ़ाता है, तो ये कम करता है। कार्डियक आउटपुट ये बढ़ाएगा तो कम करेगा। और यहाँ पे एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन जो होता है वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। अब देखते हैं डिसऑर्डर जो एनसीईआरटी में दिया है सेम वही मैं लिखा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं हूँ, तो उसको डिस्कस करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर प्लस हाई ब्लड प्रेशर जो 140/90 होता है, तो उतना बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और नॉर्मल जो 120 से 80 mmHg होता है। अब देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CAD बोलते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स पे डिपोजिशन हो जाता है, किसका? कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का, इस पे डिपोजिशन हो जाएगा। तो इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा, तो हार्ट तक या बॉडी तक जो बॉडी तक ब्लड पहुंचना चाहिए वो इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाएगा, इस वजह से ये डिजीज हो जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना। ये एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना ये डिजीज नहीं है, ये सिम्टम है। मैं लिखा हूँ नॉट ए डिजीज, ये सिम्टम है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये डिजीज नहीं सिम्टम है। इसमें क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन होता है, इफेक्ट ब्लड फ्लो एंड कॉमन मिडिल एज होता है। अब देखते हैं हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। इसमें तीनों को मैं अलग अलग से अच्छे से लिखा हूँ। हार्ट अटैक सडनली जो
जो हार्ट मसल है सडनली डैमेज हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। एंड हार्ट फेलियर मतलब हार्ट इज नॉट पंपिंग इफेक्टली, हार्ट जो है इफेक्टली पंपिंग नहीं कर पाता है, तो हार्ट मसल्स या पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो पाता है, तो वो उसी को बोल देते हैं हार्ट फेलियर। एंड कार्डियक अरेस्ट में जो हार्ट बीट है मतलब जो हार्ट बीट होता है वो सडनली सडनली स्टॉप हो जाता है, जो बीटिंग होती है वो सडनली स्टॉप हो जाता है, उसी को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। आई थिंक चैप्टर पूरा हो गया। धन्यवाद।